कर मुझसी पत्थर की मूरत से मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं, मोहब्बत का इरादा है। 22 अगस्त 1977 मुंबई का सांता क्रूज शमशान घाट। तेज बारिश हो रही थी या शायद मौसम में वैसी ही एक अजीब सी नमी थी जो बंबई के अगस्त में अक्सर होती है। हाँ, अगस्त की वो उमस भरी बारिश। बिल्कुल। और इसी बीच शमशान घाट के दरवाजे पर एक लाश पहुंचती है, लेकिन ये कोई आम जनाजा नहीं था। मतलब कोई भीड़ या परिवार वाले नहीं थे वहाँ? नहीं, कोई नहीं। इस लाश के साथ ना तो रोने वाले रिश्तेदारों की कोई भीड़ थी, ना कोई फूलों से सजी लग्जरी गाड़ी, और न ही परिवार का कोई सदस्य। बाप रे, तो फिर लाश को लाया कैसे गया था? यही तो सबसे खौफनाक बात है। ये लाश एक चाय वाले के हाथ ठेले पर लाद कर लाई गई थी। एक पुराना जंग खाया हुआ ठेला। एक चाय वाले का ठेला? ये सच में दिल दहला देने वाला है। हाँ, और उस ठेले से लाश का एक पैर बाहर की तरफ लटक रहा था। मतलब जैसे वो बेजान शरीर उस संकरी जगह में भी समा नहीं पा रहा हो। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब शमशान घाट के एक कर्मचारी ने उस चाय वाले को रोका और पूछा कि भाई ये लावारिस लाश आखिर किसकी है, तो जो जवाब मिला वो किसी भी इंसान को सन्न कर देने के लिए काफी है। क्या जवाब था वो लावारिस लाश 1967 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हमराज की सुपरस्टार विमी की थी। आप सुन रहे हैं न्यूज मिरर का प्रोग्राम फिल्मी किस्से। ये दृश्य सिर्फ एक डरावनी तस्वीर नहीं, बल्कि ये एक पूरे तंत्र, एक पूरे सिस्टम का सबसे क्रूर और नग्न सच है। सही बात है। मतलब एक ऐसा चेहरा जिसे कभी लाखों लोग सिनेमा घरों के बड़े पर्दे पर देखकर तालियां बजाते थे, जिसके पोस्टर दीवालों पर सजे होते थे, उसका अंत एक चाय वाले के ठेले पर होना, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में इंसान की कीमत आखिर कब तक रहती है। और यही हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का मुख्य विषय है। हमारे पास जो स्रोत है वो न्यूज मिरर के लिए आचार्य मनोज वासुदेव की एक बेहद बारीक और रोंगटे खड़े कर देने वाली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। हाँ, वो रिपोर्ट बहुत ही गहराई से लिखी गई है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ एक गुजरे जमाने की अभिनेत्री की दुखद कहानी सुनाना नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कोई इंसान रातों रात शोहरत के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचता है और फिर अचानक एक ऐसी गुमनामी और दर्दनाक अंत का शिकार हो जाता है। सही कहा। ये सफलता के पीछे छिपे उस सिंडिकेट और उस मशीनरी का विश्लेषण है जो इंसानों को केवल मुनाफे के एक साधन के रूप में देखती है। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। मतलब एक ऐसा टूटता तारा जिसने बुझने से पहले पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से चकाचौंध कर दिया था, वो इतनी ऊंचाई से इतनी गहरी खाई में कैसे गिर सकता है? हाँ, ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। वही तो। इस पतन की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें यह समझना होगा कि मनोरंजन की दुनिया काम कैसे करती है। ये इंडस्ट्री एक ऐसा बाजार है जहां कलाकार की पहचान एक मुनाफा कमाने वाले साधन या एक कमोडिटी से ज्यादा कुछ नहीं होती। मतलब जब तक आप पैसा ला रहे हैं तब तक आपकी कद्र है। बिल्कुल। जब तक उस वस्तु के बाजार में कीमत है, जब तक वो बॉक्स ऑफिस पर टिकट बेच सकती है, उसे मखमल के डिब्बे में रखा जाता है। उसकी हर मांग, हर नखरा पूरा किया जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसे ही उसकी चमक फीकी पड़ती है या मुनाफा आना बंद होता है, वो मशीनरी बहुत ही निर्ममता से उसे कबाड़ में फेंक देती है। विमी की कहानी इसी वस्तुकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। तो आइए इस तंत्र की कार्य प्रणाली को समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब ये सितारा पहली बार चमका था। हाँ, शुरुआत से देखते हैं। मनोज वासुदेव की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहानी शुरू होती है पंजाब के जालंधर से। विमी एक बेहद खूबसूरत और पढ़ाई लिखाई में तेज लड़की थी। वहाँ से उनका सफर कोलकाता, जो अब कोलकाता है, वहाँ तक पहुँचता है। और कोलकाता में ही उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल। कलकत्ता में उनकी शादी एक बहुत ही रईस मिल मालिक के बेटे शिव अग्रवाल से होती है। अब जरा उस जीवन की कल्पना करें। बेशुमार पैसा, समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा और
कलकत्ता के हाई प्रोफाइल क्लब्स की वो लग्जरी लाइफ। मतलब उनके पास सच में सब कुछ था, एक सेटल्ड लाइफ थी। हाँ, फिर साल 1966 आता है। कलकत्ता में एक बड़े फंक्शन के दौरान हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर B.R. चोपड़ा की नजर विमी पर पड़ती है। और यहीं से कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है। बिल्कुल, चोपड़ा साहब उनके आकर्षण से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें सीधे अपनी अगली सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज में मुख्य भूमिका का ऑफर दे देते हैं। और यहीं से उस मनोवैज्ञानिक और सामाजिक टकराव की शुरुआत होती है जो आगे चलकर बहुत विनाशकारी साबित हुआ। ऐसा क्यों? देखिए, शिव अग्रवाल का परिवार एक बहुत ही पारंपरिक और रूढ़िवादी परिवार था। उनकी यहाँ इस बात की सख्त मनाही थी कि घर की बहू फिल्मों में जाकर अभिनय करे या नाच गाना करे। तो जाहिर है परिवार ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया होगा। बिल्कुल किया। उन्होंने साफ कह दिया कि घर की बहू ऐसा कोई काम नहीं करेगी। लेकिन रुकिए, ये हिस्सा मेरी समझ से थोड़ा परे है। अगर आपके पास पहले से ही करोड़ों की संपत्ति है, कलकत्ता के सबसे ऊंचे सामाजिक हलकों में आपकी उठबैठ है, हाँ, एक सुरक्षित भविष्य है। वही ना, तो कोई ये सब क्यों छोड़ेगा? रिपोर्ट बताती है कि विमी के सिर पर स्टार बनने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उन्होंने और उनके पति शिव ने परिवार की वो करोड़ों की संपत्ति, वो आलीशान बंगला, वो सारा ऐशो आराम ठुकरा दिया और सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गए। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब ये तो किसी रुले के खेल में अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी और अपना पूरा वजूद एक ही नंबर पे लगा देने जैसा है। क्या ये महज एक अंधे महत्वाकांक्षा थी? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है और इसे केवल महत्वाकांक्षा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। देखिए, शोहरत की भूख धन की भूख से बहुत अलग होती है। ये बात तो है। पैसा आपको सुविधाएं दे सकता है, लेकिन शोहरत आपको एक व्यक्तिगत पहचान और लाखों लोगों की नजरों में अमर होने का एहसास देती है। जब किसी इंसान को लगता है कि वो कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐतिहासिक हासिल करने की दहलीज पर है, तो उसके जोखिम तौलने की क्षमता पूरी तरह से बदल जाती है। तो मतलब उन्होंने रिस्क का सही अंदाजा ही नहीं लगाया। बिल्कुल। विमी और उनके पति ने जो किया वो अपना सेफ्टी नेट यानी अपना बचाव का जाल पूरी तरह से जला देने जैसा था। उन्होंने परिवार और आर्थिक सुरक्षा का वो कुशन पीछे छोड़ दिया जो किसी भी असफलता की स्थिति में उन्हें टूटने से बचा सकता था। हाँ, और शुरुआत में ऐसा लगा भी कि उनका ये भारी भरकम दाव एकदम सही निशाने पे लगा है। 1967 में हमराज रिलीज हुई और छा गई। बिल्कुल, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। विमी रातों रात पूरे देश की धड़कन बन गईं। उनकी नीली आंखों और उनके अनोखे स्टाइल का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलने लगा। वो एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी। हाँ, आलम ये था कि वो अपने दौर की सबसे महंगी अभिनेत्री बन गईं। रिपोर्ट के अनुसार बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स सचमुच नोटों से भरे बैग लेकर उनके घर के बाहर लाइनों में खड़े रहने लगे। बाप रे, नोटों के बैग? हाँ, ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि उनका कलकत्ता छोड़ने का फैसला 100% सही था। पर देखिए, सफलता की वो इमारत असल में बहुत कमजोर जमीन पर खड़ी थी। वो कैसे? जब सफलता की बुनियाद आपके परिवार के कड़े विरोध और एक ऐसी जिद पर टिकी हो जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता आपने खुद ही बंद कर दिया हो, तो वहां हारने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। मतलब कोई बैकअप प्लान नहीं था। एकदम सही। आपके पास नाकामयाबी को बर्दाश्त करने का कोई सहारा नहीं होता। और सच्चाई तो यह है कि सफलता को पाना अक्सर उतना मुश्किल नहीं होता जितना उस सफलता के साथ मिलने वाली ताकत और उस पैसे को संभालना होता है। और ठीक यही बात मुझे इस कहानी के अगले और ज्यादा स्याह चरण की ओर ले जाती है। जब कामयाबी सर चढ़कर बोलती है तो इंसान को लगता है कि वो अपनी किस्मत का खुद मालिक है। उसे उस सिस्टम का भ्रम हो जाता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। बिल्कुल। विमी के पास अचानक इतना पैसा और काम आ गया कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स के साथ नखरे दिखाने शुरू कर दिए। वो अपनी शर्तों पर काम करने लगी और मुंह मांगी रकम मांगने लगी, जो कि इंडस्ट्री में बहुत जल्दी दुश्मनी मोल लेने का तरीका है। हाँ, लेकिन यहाँ स्थिति अचानक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। ठीक इसी समय जब विमी अपने करियर के शिखर पर थी, मुंबई में उनके पति शिव अग्रवाल का बिजनेस पूरी तरह से डूब जाता है। इसे मुसीबतों का एक भयानक बवंडर कह सकते हैं आप। जरा उस घर के अंदर की स्थिति का विश्लेषण करें। हाँ, सोचिए क्या माहौल रहा होगा। एक पति जिसने अपनी पत्नी के सपने के लिए अपने परिवार की करोड़ों की जायदाद छोड़ दी थी, वो अचानक दिवालिया हो गया है। अब घर चलाने की और उस पूरे महंगे लाइफस्टाइल को बनाए रखने की 100% आर्थिक जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विमी के कंधों पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। बिल्कुल।
ऐसे वक्त में जब दोनों को एक दूसरे के मानसिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनके बीच एक भारी आर्थिक दबाव और शायद एक अनकहा पछतावा पनपने लगा। और मनोरंजन जगत का वो कड़वा नियम यहाँ लागू होता है। आपकी अहमियत आपकी आखिरी शुक्रवार की रिलीज से तय होती है। हाँ, फ्राइडे बॉक्स ऑफिस ही सब कुछ है। वही विमी की अगली 1-2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह औंधे मुंह गिर गईं। फिल्में फ्लॉप होते ही बॉलीवुड का वो असली निर्मम चेहरा सामने आ गया, जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। वो प्रोड्यूसर्स गायब हो गए होंगे। बिल्कुल। जो निर्माता कल तक पैसों से भरे बैग लेकर उनके आगे पीछे घूमते थे, उन्होंने रातों रात अपना रास्ता बदल लिया। विमी को काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। ये कितनी बेरहम दुनिया है। कल की सुपरस्टार आज पूरी तरह अकेली। हाँ, घर में पैसा आना बंद हो गया, लेकिन खर्चे तो वही थे ना। पति पत्नी के बीच रोज भयंकर झगड़े होने लगे और अंततः शिव अग्रवाल ने विमी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घटनाक्रम से एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। बहुत से कलाकारों को लगता है कि इंडस्ट्री उनका परिवार है, लेकिन ऐसा होता नहीं बिल्कुल है। नहीं। असल में ये केवल एक लेन देन का ढांचा है। यहाँ निष्पक्ष होकर दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। एक तरफ ये सच है कि विमी का अपना अहंकार, उनके नखरे और भविष्य के लिए कोई वित्तीय योजना ना होना उनके पतन का एक बड़ा कारण बने। हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग तो थी ही नहीं। और जब आप शीर्ष पर होते हैं तो आपके द्वारा बनाए गए अच्छे रिश्ते ही बुरे वक्त में काम आते हैं, जो उन्होंने शायद नहीं बनाए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये सिस्टम की उस खौफनाक सच्चाई को भी उजागर करता है कि इस बाजार में इंसान की भावना, उसकी आर्थिक मजबूरी या उसकी कला की कोई कीमत नहीं है। तराजू के एक पल्ले पर अगर मुनाफा नहीं है तो दूसरे पल्ले पर रखा इंसान अपने आप शून्य हो जाता है। और जब कोई इंसान इस तरह के शून्य में गिरता है, जहाँ डिप्रेशन हो, पति साथ छोड़ चुका हो, पैसों की भारी तंगी हो और असफलता का तनाव हो, तब वो शिकारियों के लिए सबसे आसान टारगेट बन जाता है। हाँ, कमजोर इंसान पर ही शिकारी हमला करते हैं। और यहाँ से इस कहानी में एक बेहद खौफनाक और बेचैन कर देने वाली एंट्री होती है। इस भयानक अकेलेपन के दौर में जॉली नाम के एक शख्स की परछाई विमी की जिंदगी पर पड़ती है। ये जॉली कौन था? वो एक छोटा मोटा फिल्म ब्रोकर था। उसने खुद को विमी के सामने एक मसीहा के रूप में पेश किया। उसने वादा किया कि वो अपनी पहचान और रसूख से विमी को दोबारा उसी मुकाम पर पहुंचा देगा, दोबारा सुपरस्टार बना देगा। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार वो कोई मसीहा तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हिस्सा पढ़ते हुए मुझे गहरा आश्चर्य और रोष महसूस हुआ। मतलब ये जॉली सिर्फ एक व्यक्ति नहीं लगता, बल्कि एक परजीवी की तरह लगता है, एक पैरासाइट जो एक घायल मेजबान पर चिपक गया हो। ऐसे लोग मसीहा नहीं होते, वे सामाजिक और मानसिक कमजोरी का फायदा उठाने वाले शिकारी होते हैं। हाँ। जब कोई इंसान भावनात्मक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है तो वो फैसले लेने की अपनी तार्किक क्षमता खो देता है। उसे जो भी पहला हाथ मदद के लिए बढ़ता हुआ दिखता है, वो उसे बिना सोचे समझे पकड़ लेता है। लेकिन जॉली ने जो किया वो किसी मदद से कोसों दूर था। वो एक शिकारी से भी बदतर था। मैगजीन्स और स्रोत की रिपोर्ट्स के अनुसार जॉली ने विमी को धीरे धीरे बाहरी दुनिया से काटना शुरू कर दिया, उन्हें आइसोलेट कर दिया। बिल्कुल। उसने विमी को बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुश करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विमी को शराब की बहुत गहरी लत लग गई। ये अक्सर ऐसे सिंडिकेट्स का काम करने का तरीका होता है। हाँ, हालात इतने बदतर हो गए कि जो अभिनेत्री कभी कलकत्ता और मुंबई के आलीशान बंगलों में रहती थी, वो मुंबई के एक सस्ते, गंदे और सीलन भरे कमरे में रहने को मजबूर हो गई। शराब और बदहाली ने उनके लिवर को पूरी तरह डैमेज कर दिया। ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आता है, क्या विमी वहां से भाग नहीं सकती थी? क्या जॉली उस बड़े सिंडिकेट का महज एक मोहरा था जो मजबूर कलाकारों को दीमक की तरह चाट जाता है? इस बिंदु को अगर हम व्यापक नजरिया रखकर देखें तो यहाँ स्रोत दो अलग अलग सिद्धांतों की ओर इशारा करता है। कौन से दो सिद्धांत? पहला ये कि विमी का पतन केवल उनकी बीमारी, खराब किस्मत, शराब की लत और एक के बाद एक लिए गए गलत फैसलों की एक श्रृंखला का परिणाम था, मतलब एक पर्सनल फेलियर। हाँ, एक व्यक्तिगत पतन। और दूसरा और अधिक अंधकारमय सिद्धांत यह है कि चकाचौंध के इस पर्दे के पीछे वास्तव में एक ऐसा अदृश्य और काला सिंडिकेट काम करता है जो उभरते या गिरते सितारों की मजबूरियों को भांप लेता है। बाप रे। ऐसे सिंडिकेट कभी सीधे तौर पर वार नहीं करते,
वे धीरे धीरे कलाकार को ऐसे दलदल में धकेल देते हैं जहां से बाहर आना असंभव हो जाता है। जैसे कि शराब की लत लगा देना। बिल्कुल, शराब की लत लगाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका है। जब इंसान नशे का गुलाम हो जाता है तो वो पूरी तरह से अपने उस ब्रोकर या हैंडलर पर निर्भर हो जाता है। उसकी अपनी फैसले लेने की आजादी पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये एक बेहद डरावनी सच्चाई है। एक ऐसा सिस्टम जो मदद का दिखावा करके आपको अंदर से पूरी तरह खोखला कर दे। हाँ। और इसी खोखलेपन के साथ ये दर्दनाक सफर अब अपने सबसे खौफनाक और अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। बात है अगस्त 1977 की। आखिरी 7 दिन। हाँ, विमी की शारीरिक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके शरीर से मुंह से खून आने लगा था। और ऐसे वक्त में उस जॉली ने क्या किया, उसने विमी को किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के बजाय दक्षिण मुंबई के जे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। एक सरकारी अस्पताल में। लेकिन बात सिर्फ एक सरकारी अस्पताल की नहीं थी। ज्वाली ने किसी भी तरह की पुलिस पूछताछ या जवाबदेही से बचने के लिए विमी की असली पहचान छिपा दी। ये बहुत ही चालाकी भरा कदम था। उसने उन्हें एक आम जनरल वार्ड में बिल्कुल लावारिसों की तरह भर्ती करवा दिया। वार्ड नंबर 3, बेड नंबर 11। पहचान छिपाने का ये कृत्य उस सिस्टम की अंतिम क्रूरता को दर्शाता है। कैसे? देखिए, जब तक वो नाम पैसे ला रहा था तब तक वो बड़े बड़े अक्षरों में पोस्टरों पर छापा जाता था। लेकिन जब वो इंसान मौत के मुंह में जा रहा था और उससे बदनामी या कानूनी अड़चन का खतरा था तो उसी नाम को अस्पताल के रजिस्टर से मिटा दिया गया। सही कहा। ये इस बात का सीधा सबूत है कि इस मशीनरी में मानवीय जीवन की कोई कीमत नहीं है। जरा उस अस्पताल के मंजर की कल्पना कीजिए। सुनने वालों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। बिल्कुल। वार्ड नंबर 3, बेड नंबर 11। चारों तरफ दवाइयों और फिनाइल की तेज गंध और उस बेड पर लेटी वो औरत जिसका चेहरा कभी 70 mm के बड़े पर्दे पर चमकता था, जिस चेहरे की एक मुस्कान देखने के लिए दर्शक बेताब रहते थे। वो अब उस हालत में थी। हाँ, वो चेहरा पीलिया और लिवर की गंभीर बीमारी के कारण पीला पड़ चुका था। वो फटे पुराने और मैले कपड़ों में दर्द से तड़प रही थीं। अस्पताल के उस बेड पर उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 7 दिन बिताए। और कोई मिलने नहीं आया? कोई नहीं। वे 7 दिन सिर्फ दर्द से चिल्लाते हुए और अपने परिवार, अपने पति को याद करते हुए बीते। लेकिन कोई नहीं आया। उस बड़े चोपड़ा खानदान से कोई नहीं आया जिनके बैनर ने उन्हें लॉन्च किया था। उन प्रोड्यूसर्स का क्या, जो लाइन लगाते थे? उनमें से भी कोई नहीं आया जो कभी पैसों के बैग लेकर दरवाजे पर खड़े रहते थे। इंडस्ट्री के किसी भी बड़े सितारे या सह कलाकार ने मुड़कर नहीं देखा। और अंततः महज 33 या 34 साल की उम्र में उस टूटे हुए शरीर ने हमेशा के लिए प्राण त्याग दिए। ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। वार्ड नंबर 3 और बेड नंबर 11 महज एक अस्पताल का पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है समाज के दोहरे रवैये का। बिल्कुल। ये समाज और कला जगत के उस दोहरे रवैये को नंगा करता है जहां जब आप सफल होते हैं तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, एक सार्वजनिक उत्सव होते हैं। लेकिन जब आप गिरते हैं तो आपकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। आपकी असफलता नितांत व्यक्तिगत बन जाती है। हाँ, जब आप गिरते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो वो इंडस्ट्री रूपी परिवार अचानक वाष्प की तरह उड़ जाता है। तब आपको लावारिस छोड़ दिया जाता है ताकि आपकी नाकामी की परछाई किसी और सितारे की चमक को फीका न कर दे। बाप रे, इस पूरी घटना का हर एक पहलू हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। विमी की ये कहानी महज 1970 के दशक के बॉलीवुड का कोई अनसुना या भूला बिसरा राज नहीं है। नहीं, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। ये हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक है जो बिना किसी सेफ्टी नेट के, बिना किसी सुरक्षा जाल के अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगा देता है। इस चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि बाहरी चमक दमक और शोहरत कभी भी आपके वास्तविक रिश्तों और परिवार की जगह नहीं ले सकती। हाँ, परिवार तो परिवार ही होता है। और जब आपके पास लौटने के लिए कोई जमीन नहीं बचती तो आसमान से गिरना बहुत ही जानलेवा साबित होता है। और स्रोत में उठाया गया वो सवाल अंत तक हमारे जहन में गूंजता रहता है। क्या विमी का वो दर्दनाक अंत महज उनकी अपनी एक बीमारी और कुछ गलत फैसलों का नतीजा था, या फिर वे उस बेरहम और अदृश्य सिस्टम का शिकार हुई थीं जो इंसानों को निचोड़ कर फेंक देता है? ये हमेशा एक बहस का विषय रहेगा। वजह चाहे जो भी हो, ये मानवीय इतिहास की एक भयानक त्रासदी है। बिल्कुल।
इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद उस शमशान घाट की तस्वीर से भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। वो क्या? आइए आज के समय पर विचार करें। आज का ये डिजिटल और सोशल मीडिया का दौर, जहां हर दिन कोई ना कोई रातों रात वायरल होकर स्टार बनना चाहता है। हर कोई उस वर्चुअल दुनिया की चकाचौंध के पीछे भाग रहा है। हाँ, आजकल तो हर किसी को रातों रात शोहरत चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, जब वे वर्चुअल लाइक्स, वे शेयर और फॉलोअर्स की वो आभासी तालियां अचानक एक दिन बजनी बंद हो जाती हैं, तो उस भयानक सन्नाटे को बर्दाश्त करने के लिए हमारा वास्तविक सपोर्ट सिस्टम कितना मजबूत है? ये सोचने वाली बात है। क्या आज का ये डिजिटल सिंडिकेट जो एल्गोरिथम के पीछे छिपा है, उस पुराने बॉलीवुड सिंडिकेट से भी ज्यादा खामोश और खतरनाक तो नहीं? सुनने वालों के लिए ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो इस दौड़ में शामिल है। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान और सच्चाई की इस खोज को अपने स्तर पर भी जरूर जारी रखें। आप सुन रहे हैं न्यूज मिरर का प्रोग्राम फिल्मी किस्से। मुझे देखकर मुझसी पत्थर की मूरत से मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। मोहब्बत का इरादा है। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें। आप सुन रहे हैं न्यूज मिरर का प्रोग्राम फिल्मी किस्से।